नमस्कार दोस्तों, बीडीआरडी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए अभिषेक और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है दोस्तों, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है क्योंकि मैंने कुछ प्रीवियस सीए एग्जामिनेशंस में और सीडब्ल्यू एग्जामिनेशन में प्लस बीकॉम एग्जामिनेशन में इसमें इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं। सो दोज हु वांट टू व्यू दिस वीडियो इन इंग्लिश, you can go into the description box of this particular video, and by clicking on the following link you can watch this video in English. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एस को। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है कि हाउ अकाउंटिंग कैन बी डन, कैसे अकाउंटिंग होती है इस पर्टिकुलर एएस के द्वारा इन्वेस्टमेंट की, और क्या क्या रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रहेंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग। तो कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी हैं, जैसे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड्स बाय द वर्च्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो हमने अर्न करे हैं वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लीज की जो चीज़ें हैं जैसे ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज है वो उस पर नहीं होगा एप्लीकेबल। इन्वेस्टमेंट जो कि रिलेटेड है रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान से और लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस से, वो एप्लीकेबल नहीं होगी इस पे। और म्यूचुअल फंड्स और रिलेटेड मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज विच इज फॉर्म्ड इन अंडर ए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, वो भी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। नाउ इन्वेस्टमेंट से हम क्या समझते हैं? इन्वेस्टमेंट होती है एक एसेट जो कि एंटरप्राइज हेल्ड करती है, जिससे कि वो आगे इन फ्यूचर अपनी इनकम जनरेट कर सके बाय द वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल्स जैसे भी। ठीक है, तो सपोज कॉमन मैंस नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जब एक इंसान या जब एक एंटरप्राइज एक एसेट खरीदती है और उससे भविष्य में उसको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो वो जो एसेट है वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाती है, इन्वेस्टमेंट का रूप ले लेती है। सपोज मैंने आज एक मकान खरीदा या मकान बनाया, और उस मकान को मैंने डिसाइड करा कि मैं उस मकान को जो है किराए पे रखूंगा और उससे जो है मैं अपनी रेंटल इनकम रिसीव करता रहूंगा। तो वो जो मकान है वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो गया। सिमिलरली अगर मैंने गाड़ी परचेज करी है, उस गाड़ी को मैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ और उस ट्रांसपोर्टेशन पर्पस से मुझे काफी इनकम हो रही है, तो वो गाड़ी मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो गई। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में भी जानते हैं, जो कि 12 महीने से कम होती है, और एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि करंट इन्वेस्टमेंट से अलग होती है। करंट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल हो गया प्राइमा फेसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और जो कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, सेविंग अकाउंट्स हो गए या आरडी अकाउंट हो गए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ईपीएफ जैसे हो गए। हमारे जो प्रोविडेंट फंड्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल्स हो गए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो है हम कैलकुलेट, उसमें इंक्लूड हो जाएगा हमारा एक्विजिशन चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज। और सपोज इफ कोई इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है बाय द इश्यू ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज और कोई एसेट बेच के, देन इन दैट केस हमारा जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स होगा, सिक्योरिटीज होगा और एसेट होगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा। नाउ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट के केस में ये रहेगा लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। एनी रिडक्शन, जो भी कोई रिडक्शन है रियलाइजेबल वैल्यू में, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो डेबिटेड हो जाएगी, और कुछ अगर इंक्रीज हुआ है सब्सिक्वेंटली तो इट शेल बी क्रेडिट, वो क्रेडिटेड हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिमिलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केस में ये जनरली जो रिकॉर्ड होता है वो कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट जो हमने पीछे पढ़ा था, जो कि इंक्लूड होता है एक्विजिशन चार्जेस, ब्रोकरेज फीस लाइक। और अगर कुछ हमने शेयर्स इशू करके या कुछ सिक्योरिटीज इशू करके या एसेट्स बेच के कुछ इन्वेस्टमेंट ली है, तो देन इन दैट केस फेयर वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, और जो रिडक्शन हुआ है कैरिंग अमाउंट में, वो
सब्सिक्वेंटली रिवर्स हो जाएगा इन केस इफ देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर बाद में जो है वो वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो इंक्रीज हो जाती है, तो जो सब्सिक्वेंट जो हमने प्रीवियसली रिडक्शन किया था कैरिंग अमाउंट का, वो जो है रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट दिया है फेयर वैल्यू का, ताकि हम फेयर वैल्यू की जो डेफिनेशन है उसको आसानी से समझ पाएं और समझ पाएं कि फेयर वैल्यू होता क्या है। तो फेयर वैल्यू एक सिंपल सेंस में होता है कि सपोज एक सेलर और बायर है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट में जो प्राइस डिसाइड हुआ उसको हम फेयर वैल्यू मान लेते हैं। ओके, नाउ इन द केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल कर रहे होते हैं, तो हमें जो हमारी जो वैल्यू होती है हमें देखना होता है कि क्या हम रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो डिफरेंस होगा कैरिंग अमाउंट का और जो डिस्पोजल से हमें जो हमने सेल करके जो हमें प्राइस मिला होगा, और जो उसके उससे एसोसिएटेड जो खर्चे होंगे उसको लेस करके जो हमारे पास वैल्यू होगी, उसका डिफरेंस हम निकाल के जो भी डिफरेंस आएगा हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और सपोज हमारी कई सारे ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं, तो हम जो कैरिंग अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शनेट वेट में प्रोराटा बेसिस पे निकाल के हम उसका जो है वो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दोस्तों, क्योंकि इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और काफ़ी देखा है मैंने अपने प्रीवियस एग्जामिनेशंस में काफ़ी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम पढ़ लेते हैं एक बारी। सपोज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो रिक्लासीफाई हो रही है करंट इन्वेस्टमेंट में, तो इस केस में जो ट्रांसफर है वो मेड होगा एट द कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो जो इनमें से भी कम होगी उस पर जो है हमारा ट्रांसफर जो है वो माना जाएगा। और सब सिमिलरली अगर इसका उल्टा होता है, करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई हो रही होती है, तो इन दैट केस हम देखेंगे कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू जो भी कम होगी उस पर जो है वो ट्रांसफर माना जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और इस कॉन्सेप्ट में से जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि क्वेश्चन आता है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम देख लेते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक कंपनी है जो अपनी रिक्लासीफाई करना चाहती है इन्वेस्टमेंट को इन अकॉर्डेंस विद दिस एज। तो कुछ सर्टेन केसेस इसमें दिए हुए हैं, उन सर्टेन केसेस के बेसिस पे हम देखेंगे कि ट्रांसफर कैसे हुआ है। ओके, तो नंबर 1 केस है कि करंट इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख की करंट इन्वेस्टमेंट है और उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, और जो उसकी फेयर वैल्यू है वो है 50 लाख रुपीज। तो जैसा कि मैंने बताया था अपनी प्रीवियस स्लाइड में कि अगर करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्लासीफाई हो रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू और जो कैरिंग अमाउंट, सॉरी फेयर वैल्यू और जो कॉस्ट, उन दोनों को हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो भी कम होगा हम उस पर ट्रांसफर जो हमारा है वो अराइज हो जाएगा। नाउ इन दैट केस 10 लाख इज द लोअर अमाउंट, तो द ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म शुड बी कैरिड एट कॉस्ट दैट इज 10 lakhs। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमारी जो कॉस्ट है वो 10 लाख है, बट जो हमारी फेयर वैल्यू है वो 6.5 lakhs है। सो इन दैट केस द ट्रांसफर शुड बी मेड एट द ट्रांसफर शुड बी कैरिड आउट एट फेयर वैल्यू दैट इज 6.5 लाख, और जो रिजल्टेंट 8.5 lakhs का जो अमाउंट है वो जो है वो चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ओके, जो हमें लॉस हुआ है मतलब। फिर थर्ड एग्जांपल है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्लासिफाइड हो रही है करंट इन्वेस्टमेंट में। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्लासिफाइड हो रही है करंट इन्वेस्टमेंट में, तो हमें उस केस में देखना होगा कि कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, हम उस बेसिस पे जो है अपना ट्रांसफर शुड बी मेड। नाउ इन दिस केस द लोअर अमाउंट इज द कैरिंग अमाउंट दैट इज 12 lakh। तो इस केस में जो हमारा ट्रांसफर होगा वो होगा 12 lakhs पे। दोस्तों एक बात और कहना चाहता था मैं कि आप इस क्वेश्चन की जो आप इस क्वेश्चन को अगर करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को अपनी
प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 5 हैं बेसिकली। तो ये 5 डिस्क्लोजर हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें देखनी होगी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और सेकंड वन रहेगा कि क्या क्या अमाउंट जो है वो इंक्लूड हुए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड रेंटल्स, या फिर जो डिस्पोजल के रिस्पेक्ट में अगर कुछ जो अमाउंट है वो रिकॉग्नाइज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, वो हमें डिस्क्लोज करना होगा। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं राइट ऑफ ओनरशिप में, रिलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में, वो हमें डिस्क्लोज करनी होगी। और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ क्योटेड एंड अनक्योटेड सिक्योरिटीज सेपरेटली, मतलब एक तो हमें एग्रीगेटेड अमाउंट दिखाना होगा, प्लस उसमें जो हमें सेग्रीगेशन करना होगा क्योटेड का अलग और अनक्योटेड सिक्योरिटीज का अलग। और अदर डिस्क्लोजर एज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय दी, कुछ और भी अगर डिस्क्लोजर चाहिए होंगे बेस्ड ऑन द स्टैट्यूट गवर्निंग दी एंटरप्राइज, वो भी हमें देने होंगे। तो दोस्तों ये एएस यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।